अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सेनेट से स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का जो बिल मंजूर हुआ उसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दे रही है और आज भी शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी जो लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन है उनकी वहाँ से वोटिंग के वक्त गैर हाज़िरी जो है उसके ऊपर बात की। ये मामला जो है ये अभी तक मुअम्मा बना हुआ है और ये बात कही जा रही है कि आम हालात के अंदर ऐसा जो है ये मुमकिन नहीं था और अपोजिशन को ये पता था कि ये बिल जो है ये सेनेट में आया चाहता है। 2 फरवरी तक वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं उन्होंने मोहलत मांगी है और बोर्ड का इजलास IMF का फिर 2 तारीख को के बाद होना है और जाहिर है कि उसके अंदर फिर ये बिल जो है इसकी मंजूरी मशरूत है। ऐसी सूरत हाल में लीडर ऑफ़ द अपोजिशन जो है उनका मौजूद ना होना जो है वो एक सवालिया निशान अपनी जगह पर तो है, लेकिन ये बात कही जाती है कि असम्बली के अंदर जो भी इस नौइयत के बिल आते हैं जहाँ पर हुकूमत को ये पता हो कि उसको एक मुज़ाहिमत का सामना है तो फिर अपोजिशन ये कहती हुई दिखाई देती है कि टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो इस मसले को हल कर देती हैं और बिल जो है वो मंजूर हो जाता है। सेनेट के अंदर ये मामला जो है ज़ाहिर है कि अपोजिशन बड़ी मामूली सी अक्सरियत रखती है, लेकिन रखती है और अगर चाहती तो इस बिल को वहाँ पर रोक भी सकती थी। लेकिन इससे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान कि बिल मंजूर हो जाएगा और फिर हुकूमत का ये एतमाद के बिल मंजूर हो जाएगा और फिर लीडर ऑफ़ द अपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी और कुछ और सेनेटर्स का वहाँ से गैर हाज़िर होना जो है वो इस बात को ज़ाहिर करता है कि अगर ये बिल जो है ये कौमी सलामती से मुतसादिम है और ये एक गैर मुल्की इदारे को पाकिस्तान के ऊपर फौकियत देता है तो फिर क्या इसकी कंपोजिट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी उतनी ही ज़िम्मेदार है जितनी कि सिविलियन हुकूमत है। और क्या ये समझा गया है कि ये बिल जो है ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक नहीं है और क्योंकि IMF हमेशा से ये तकाज़ा करती आ रही है कि स्टेट बैंक को ख़ुद मुख्तारी दी जाए तो ये अमल जो है ये पाकिस्तान की जो माशी ख़ुद मुख्तारी है जो कि बुनियादी महवर है पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी का भी उससे मुतसादिम नहीं है। और क्या ये बात जो कही जा रही है कि इसके दांत निकाल लिए गए हैं और अब ये एक नॉर्मल सा बिल है और इसके असरात जो हैं वो उस तरीके से नहीं पड़ेंगे। बुनियादी तौर पर ये वो सवालात हैं जिन पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमान से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक मुमताज़, माहिर मुआशियात हैं और प्रिंसिपल हैं नस्ट के। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो मेरा यही है कि अगर ये मुतसादिम नहीं है पाकिस्तान के मफादात से तो फिर ये बात जो कही जाती है मंजूर हो जाएगा, करवाने वाले करवा देंगे और ये मामला जो है ये इस तरीके से लिया जाएगा, तो क्या ये जो तासुर उभारा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट भी की हमायत भी इस बिल के पीछे मौजूद थी जिसकी वजह से ये सेनेट से जो है इसकी मंजूरी हुई? देखिए, मैं जो जितनी इत्तला मुझे है और उस इत्तला के बुनियाद पे मैं ये बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि इसके पास होने में इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था, क्योंकि मुझे इतना ज़रूर पता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी कोशिश कर रही थी कि ये चीज़ें ना हों, लेकिन फिर भी हो गई हैं। तो इसलिए दूसरी चीज़ यह है कि जितनी मेरी नॉलेज है। डॉक्टर साहब, आप ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही थी कि ये चीज़ें ना हो, ये हुकूमती तासुर के बरक्स बात है। मैं यही कह रहा हूँ कि दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एक परसेप्शन से डेवलप हो गया है मीडिया में कि अगर किसी MNA को या सेनेटर हजरात को छींक भी आ जाए तो उसके पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट होती है, ये तासुर बहुत अनरियलिस्टिक है। ये इतना ज़्यादा इसको एग्जाजरेट किया गया है। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, मैं जो देखता हूँ, मेरा ख्याल में इस वक्त जो है बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल पाकिस्तान की सियासत पे नहीं है। ये मैं बहुत खुलकर आपको बता रहा हूँ, कोई सियासत में अमल। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा ज़रा, इससे ये थोड़ा सा क्लियर कर लें फिर आगे बढ़ते हैं
ये फरमाएं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फिर गैर हाज़िर हुए तो ये बात कही गई कि किसी इशारे के तहत हुए होंगे। ये इशारा क्या सरहद पार इशारा दे रहे थे वो? हम IMF को तो जानते हैं ना, लेकिन IMF के पीछे कौन सी ताकत है उसका भी तो हमें पता है कि नहीं है? जी मैं कि नहीं, पाकिस्तानियों को है ना। जी जी तो सब हम तो ये जितने भी थे सब उन्हीं को खुश कर रहे थे कि सर हम भी हैं, अभी भी हम पे भी नजर करम कीजिए। बस इससे ज्यादा खुल कर तो नहीं बोल सकता हूं मैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये आप ने शुरू में ही बहुत बड़ी दो बातें की हैं कि इस बिल की मंजूरी जो है इसकी कंपोजिट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा सकती और ये बुनियादी तौर पर ईवान की मुकामी सियासत जो है और कहीं पर अपनी खिदमात पेश करने के हवाले से ये इक़दाम है। हो सकता है, बिल्कुल है, वो खिदमात भी पेश कर सकते हैं, लेकिन इतना मैं बता दूं कि इसके पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी इस बिल को पास कराने के लिए। तो अगर ये परसेप्शन है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं अपने नॉलेज के बेसिस पे कह रहा हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप आगे बढ़ते हैं। ये फरमाइएगा कि जो बिल है ज़ाहिर है उसके ऊपर दो परसेप्शन हैं। आपके नज़दीक अगर मैं आपसे पूछूं कि वो बुनियादी 3 नुकात कौन से हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये बात कह सकें कि ये पाकिस्तान के मफादात से टकराव का फ़ैसला था? मैं 3 तो नहीं कहूँगा बल्कि 7 कहूँगा। बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब ज़रा मुख्तसर रखिएगा ताकि हम कर सकें तफसीली बात। ठीक है, मैं हाईलाइट करता जाऊँगा मुख्तसर, ज़रा एक स्पीड से बोलता जाऊँगा, अगर बीच में आप इंटरप्ट ना करें तो। जी देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं इसको, ये जुमे के दिन हुआ था ये पास, मैं इसको ब्लैक फ्राइडे कहूँगा पाकिस्तान की तारीख का। ये एक दूसरा 18वीं तरमीम है। इट इज़ एनालगस टू 18वीं तरमीम जो ये बिल पास हुआ है। आपको पता है कि 18वीं तरमीम ने एक मुल्क में 4 मुल्क ऑलरेडी बना दिए हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके का एक दूसरा हमने पार्लियामेंट से पास करवाया है जिसके असरात उसी 18वीं तरमीम के तराई के हैं। इसके जो मेरे नज़दीक जो है सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है, मैं जल्दी बताता जाऊंगा 9C। इस अमेंडमेंट का 9C जो है बिल का, जो कहता है प्रोहिबिशन ऑन द गवर्नमेंट बोरोइंग। हाँ जी, गवर्नमेंट बोरो नहीं कर सकती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। यही IMF था जिसने हमें कहा था कि आप बोरो कर सकते हैं और हर क्वार्टर के एंड में आप जितना बोरो करते हैं वो वापस कर दें, तो लिहाजा नेट बोरोइंग आपकी ज़ीरो हो जाएगी। आज IMF ने उसको भी ख़त्म करवा दिया। ठीक है, अब इसके असरात क्या होंगे जल्दी से मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि जब वो रास्ते बंद हो गए बोरो करने के, हमारा बजट हमेशा खसारे में रहता है और काफ़ी लार्ज डेफिसिट होता है हमारा, तो गवर्नमेंट फिर बोरो करती है। तो पहले तो स्टेट बैंक का भी एक एवेन्यू था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया, तो अब सारा रिलायंस होगा या हमारे कमर्शियल बैंकों पे या बाहर के मुल्कों में। बाहर के मुल्कों से बोरो करेंगे अपने बजट को फाइनेंस करने के लिए, तो कर्जों में पहले ही डूब चुके हैं और डूब जाएंगे। दूसरी चीज़ यह है कि अगर कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक को पता है कि इनके सारे एवेन्यू बंद हो चुके हैं एंड दे विल एक्सप्लॉइट द सिचुएशन। वो हुकूमत पाकिस्तान को डेस्परेट बोरोवर जो है वो तस्लीम करेगी कि ये डेस्परेट बोरोवर है, इससे जो मर्जी रेट मांगो तो ये मिलेगा। जब इस हुकूमत स्टेट बैंक से बोरो करती है तो उनके रेट कम होते हैं, वो डिस्काउंट रेट पे बोरो करती है। कमर्शियल बैंक से बोरो करेंगे 2 से 2.5% ज़्यादा पे बोरो करेंगे आप। लेकिन अब इस हालात में कि जब वो स्टेट बैंक का एवेन्यू ख़त्म हो गया है, तो ये बोरोइंग कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और बढ़ जाएगी, तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा बजट पे।
जब हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, हमारे बजट में खसारा बढ़ेगा, खसारा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा खसारा होगा उतना ही ज़्यादा हमने बोरो करना है। ठीक है। अब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है डॉक्टर साहब। नाज़रीन, डॉक्टर इशफाक से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक पहलू हो गया। अब आ जाएं, ये तो बोरिंग का एक फैक्टर हो गया। अब आ जाएं आगे। हाँ, दूसरा जो इसी से मिलता जुलता जो है इसकी इम्प्लीकेशंस, वो ये है कि पहले स्टेट बैंक अपने प्रॉफिट को शेयर करता था हुकूमत पाकिस्तान से, और ये तकरीबन जो है ये कोई 1000 अरब के करीब है। अब ये हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने एक फार्मूला बना लिया है, जो इस फार्मूले के तहत जो है वो पैसे बटेंगे हुकूमत पाकिस्तान को और बाकियों को। उसके फार्मूले में यह है कि पहले वो अपने एक तरह का रिजर्व जो कहते हैं ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसको बढ़ाएंगे, 8% मीट करेंगे। उसके बाद एक स्पेशल रिजर्व बनाया है, उसमें डालेंगे, और उससे बच गया। और डिपेंड करता है कि गवर्नर के ताल्लुकात फाइनेंस मिनिस्टर से कैसे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर तंग तो नहीं कर रहा है उसको, तो वो थोड़ा बहुत अगर हुआ तो दे दिया। तो क्या होगा कि वो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हमें इतना बल्क में मिल रहा था अब नहीं मिलेगा, तो हमारा रेवेन्यू गिर जाएगा बहुत हेवीली। रेवेन्यू हमारा इफेक्ट होगा टोटल, और इसका बजट के खसारे पे होगा। जब खसारे बढ़ेंगे, आप पागलों की तरह जाएंगे जब बोरो करने स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक सॉरी कमर्शियल बैंक आपको एक्सप्लॉइट करेगा। फिर कुछ तीसरे पॉइंट पे आ जाए डॉक्टर साहब। तीसरा पॉइंट ये है कि अक्सर आपने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से सुना होगा कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो हम अपॉइंट करेंगे, 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, हम उसको अपॉइंट करेंगे। तो गवर्नर को तो 1 वोट होगा, 8 तो हमारे लोग होंगे वहां पर। स्टेट बैंक ने भी बड़ी चालाकी से एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी है, और उस कमेटी का ने क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी शैल बी एस्टैब्लिश विद पावर to formulate policies related to the state bank's core function as well as those related to administration and management। तो किधर गया आपका बोर्ड? और इसका कोरम जो है गवर्नर और डिप्टी गवर्नर है, बस होगा। ठीक है, फोर्थ आ जाएं। फोर्थ में यह है कि एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड थी। एक इंस्टीट्यूशनल इदारा था जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, कॉमर्स मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक हर क्वार्टर में मिलते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, इकोनॉमी को देखते थे और फिर फैसला करते थे। तो एक कंसल्टेशन से काम चलता था। आज उसको ख़त्म कर दिया गया है, और उसको कहा गया है कि बस एक जो है इनफॉर्मल सा जो है वो एक ताल्लुकात होंगे गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर में, टेलीफोन पे बात कर लें, इधर उधर से बात कर लें, तो बस इसी तरीके से काम चलेगा। तो जो एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। मेरे पांचवा आ जाएं सर, पांचवा आ जाएं। पांचवा जो है इसमें अक्सर कहा जाता है कि इससे पहले आप फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल उसी तरीके से होगी जिस तरीके से ये बाकी जो लोग हैं, जो बाकी जो अदारे हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। यहाँ पर कहा गया है ये कि कोई आप जो है उनके खिलाफ किसी किस्म का जो है आप वो नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कोई आप चार्ज नहीं लगा सकते, किसी फोरम में इसको नहीं ले जा सकते, ना उनको अदालत में लेके जा सकते हैं, किसी जगह पे नहीं लेके जा सकते हैं आप। तो वो तो पाकिस्तान के आइन और कानून से आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए। छठा आ जाए सर। छठा है जनाब इसमें कि 52A है, जिसको पहले ये था कि ये पार्लियामेंट में 4 रिपोर्ट अपने पेश किया करते थे, अब ये 2 रिपोर्ट करेंगे पेश 6 महीने पे।
दूसरा ये है कि अगर पार्लियामेंट बुलाएगी तो कोई एक सीनियर सा अफसर आ जाएगा स्टेट बैंक का, गवर्नर स्टेट बैंक पार्लियामेंट के सामने हाजिर नहीं होगा। सो गवर्नर स्टेट बैंक इज सुप्रीम देन दी पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के सामने प्राइम मिनिस्टर तो आ सकता है, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक नहीं आ सकता है। इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी का मैंने आपको बता दिया। 7वां सर, 7th पॉइंट, फिर आगे बढ़े हम। 7th ये है कि मेरे ख्याल में मेरे काफ़ी हो गया है, और भी आप रहने दें उसमें, लेकिन मैं आपको अच्छा अब ये फरमाएं कि ये चीज़ें तो जो हैं ये अपनी एक मिनट जी जी एक मिनट मैं कायद आज़म के स्पीच का 2 लफ्ज़ सुनाना चाहता हूँ आपको जी। ये जुलाई 1, 1948 में कायद आज़म ने स्टेट बैंक का जब इफ्तिताह किया तो उसके इफ्तिताह में जो तकरीर की थी उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट, द ओपनिंग ऑफ द स्टेट बैंक of Pakistan symbolizes the sovereignty of our state in the financial sphere। हमने कायद आज़म के इस कॉल को दफन कर दिया। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है कौमी असम्बली से ये बिल मंजूर हुआ है, सेनेट से ये बिल मंजूर हुआ है, और अगर दोनों की मंजूरी की तादाद जमा कर ली जाए तो वो कोई 200 से ज़ायद के लगभग बन जाती है। आखिर ये लोग बिल्कुल ये नहीं समझते कि ये बिल जो है ये हमारे रियासती मफादात के ख़िलाफ़ है? देखिए, हमारे इसमें जो है पार्टी डिसिप्लिन में आ जाती है कि पार्टी अगर कह रही है कि हमने पास करना है, अगर उसके मेंबर उसके ख़िलाफ़ वोट दे तो पार्टी का सरबराह उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। तो कोई मेंबर डर से पार्टी लाइन से के खिलाफ नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा जहन में रखें। तो बहुत सारे जो लोग अगर चाहते भी होंगे वो नहीं गए, क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती है, उनको खिलाफ बहुत सारे इक़दाम किए जा सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, मैं ज़रा शुरू में जा रहा हूँ कि आपने ये फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि ये इस तरह का बिल मंजूर हो, तो फिर ये कैसे मंजूर हो गया? क्योंकि पहले तो ये बात कही जाती रही है कि जी अगर हुकूमत को मुश्किलात हैं तो ठीक है वो मंजूर करवा देते हैं। देखें, अगर इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे होती, ये मेरा अपना व्यू है, किसी का वो नहीं कह रहा हूँ, अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे होती तो ये रिजल्ट इस तरीके से होता 43-42 का, के बीच में सेनेट के चेयरमैन को अपना वोट कास्ट करना पड़ता। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ? अगर ये बिल को पास कराना होता, अगर इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट होती जैसा आप कह रहे हैं या और लोग कहते हैं, तो ये तो रिजल्ट बड़ा आराम से कुछ हो जाता। देखिए ना, अक्सर कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जी वो तो ही उठा के ले आते हैं, उठा के उधर बैठा देते हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे आप उन लोगों को देखें, उन पार्टीज़ के देखें जिनके नुमाइंदे जो एब्सेंट रहे हैं, अगर पास कराना होता तो उसको उठा के ला के उनसे नहीं कहते कि वोट दो उसको यार। तो ऐसा ये जो है परसेप्शन बहुत ज़्यादा ये अच्छी चीज़ नहीं है कि हर चीज़ के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। ये मतलब ये है कि ठीक है, सोशल मीडिया पे एक वॉर है, मीडिया वॉर जो लड़ी जा रही होती है। हम सबको पता है कि इंफॉर्मेशन वॉर जो है एक हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। तो हमारे लोगों को जहनों में इतना डाल दिया गया है कि अगर किसी वज़ीर को भी छींक आ जाए या एमएनए को, सेनेटर को छींक भी आ जाए तो उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर ख़जाना ये बात कह रहे थे कि इसका अब टीजिंग पहलू कोई नहीं रह गया हुआ, ये अब हमारे लिए दुनिया भर के स्टेट बैंक जो हैं उनको ख़ुद मुख्तारी और आज़ादी हासिल है और हमने सिर्फ इसको एक मरबूत और जामे किया है। देखिए, मैं बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ कि हमने यहाँ अपने नस्ट में ये स्टडी करी है अपने स्टूडेंट के साथ में। पाकिस्तान का इस लॉ के पास होने से पहले की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक उतना ही आज़ाद है जितना हिंदुस्तान का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, जितना मलेशिया का बैंक निगारा मलेशिया है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ थाईलैंड से ज़्यादा आज़ाद है।
पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ अर्जेंटीना, बैंक ऑफ चिली, बैंक ऑफ ब्राज़ील से कहीं ज़्यादा आज़ाद है। हम किस चीज़ की बात आज़ादी चाह रहे हैं? हम क्या फेडरल रिजर्व सिस्टम जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है वो बनना चाहते हैं हम? यार हम बन जाएंगे उस तरह के भी बैंक, जब अल्लाह हमारी इकोनॉमी को भी अमेरिका की तरह इतनी बड़ी इकोनॉमी बना देगा, हम भी बन जाएंगे। या बैंक ऑफ जापान, या बैंक ऑफ बुंडेस बैंक ऑफ जर्मनी, जब हमारी भी इकोनॉमी जर्मनी और जापान के बराबर हो जाएगी, हमारा स्टेट बैंक उसी तरीके से ऑटोनोमस होगा। लेकिन हम एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं पैंडेमिक से, और वहां पर इस किस्म की आज़ादी दी गई है कि हमने स्टेट विद इन स्टेट बना दिया। हम अब मैंने भी देखा कि PMLN के भी और पीपल्स पार्टी के भी वज़रा जो तकरीर कर रहे थे, उनके सेनेटर तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी हम बता देना चाहते हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इसको जो है वो उसको चेंज कर देंगे। पहली बात यह है कि उन दोनों ही जो हुकूमतें, जो भी पार्टीज़ हैं, वो अभी भी अपोजिशन में है। अपोजिशन में रह के तो नहीं कर सकी, आने के बाद क्या करेंगे आप? दूसरी चीज़ ये का 56B ब्रैकेट में 8 जो इसका हिस्सा है इस अमेंडमेंट का, क्या कहता है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट स्टेट बैंक के एक्ट में तब्दीली लाना चाहती है जिससे स्टेट बैंक के वर्किंग को नुकसान पहुंचेगा, तो वो पहले हमसे कंसल्ट करेगी। क्या दे देगा स्टेट बैंक का गवर्नर इजाजत? क्या आओ मेरे हाथ? और मैं डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक पे बाद मैं आता हूँ और इस हवाले से एक सवाल भी है। नाज़रीन, डॉक्टर इशफाक से हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप ये बात कह रहे थे कि अपोजिशन ये दावा करती है कि जब हम आएंगे इक़्तिदार में तो हम इस बिल को जो है वो कलादम करार दे के पुरानी पोजीशन जो है उसको लाएंगे, लेकिन उसके लिए इसमें जो शिक डाली गई है वो ये है कि आप मुशावरत करेंगे उनसे। जी, अब अगर पार्लियामेंट में नहीं मुशावरत करते और पार्लियामेंट ये फैसला कर देती है कि हम वापस इसको पुरानी सतह पर ले जाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी, इस एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। कोई भी अदालत में चला जा सकता है कि जी कंसल्टेशन की है। अभी आप देखें ना कि इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर, जो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलके कोई नैब के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए या इसके जो मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबर का जो है वो फैसला करेंगे। मुलाकात होती है? कोई हुई है कंसल्टेशन? कभी हुई है लीडर द अपोजिशन से? तो यहाँ कैसे हो जाएगी भाई? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दिस लेवल ऑफ ऑटोनॉमी विथ एग्जिस्टिंग गवर्नर, दिस इज अ लिथल कॉम्बिनेशन, दिस इज अ लिथल कॉम्बिनेशन। इस मुल्क के लिए नुकसान होगा, इस हुकूमत के लिए तो नुकसान होगा, वो तो होगा। डॉक्टर साहब, अगर आप नुकसान की बात करते हैं तो क्या नुकसान होगा? अगर वो कहते हैं अपना माली खसारा कम करो तो ठीक है, माली खसारा कम कीजिए, स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेना। आप लेते थे 3 महीने के बाद, वज़ीर ख़जाना भी कह रहे थे कि भाई आपने 3 महीने के बाद तो स्क्वायर 1 करना ही होता है, तो आप मत करो। तो हमने कर्जा लिया भी नहीं है, तो ये जो सिचुएशन है, क्या नुकसान क्या है? 2 बातें यहाँ पर मैं करूँगा। फ़र्ज़ कर लें कि कल को कोई इमरजेंसी हो जाती है मुल्क में और आपको खर्चात के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो आप जाएंगे अपने सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक कहेगा हम तो नहीं देते आपको। क्या होगा उस वक्त मुल्क में? अल्लाह ना करे कि हमारे जंग छिड़ जाए हमारे आसपास के मुल्कों में। हम क्या कर सकते हैं उस वक्त? जाएंगे, देगा स्टेट बैंक उस वक्त? हमें तो उसके पैरों में गिरना पड़ेगा कि वो रूल को वायलेशन करेगा। नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इतना जज्बाती हो गया हूँ कि मैं वो दूसरी बात, आपके सवाल को दोबारा दोहरा दें ज़रा सा। मैं नुकसानात क्या होंगे? मतलब जाहिर है बैंक बोरिंग आप ना करें, माली खसारा ही आपका कम होगा ना।
बिल्कुल ठीक है। देखें, इससे पहले ये कहा जाता था कि पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक फिस्कल पॉलिसी के मातहत हो गई है। आज बिल्कुल रिवर्स हो गया है। मिसाल के तौर पे IMF ये कहता है कि आप अपने टैक्स को और ब्रॉडन करें, नेट को ब्रॉडन करें, 300 बिलियन का और टैक्स लगाएं। ठीक है, जो आपको पता है कि जो भी हुकूमत वक्त होगी, टैक्स लगाते वक्त सबसे ज़्यादा मुखालफत उसी हुकूमत की होती है, क्योंकि वो जेब से पैसा निकाल रहा होता है। अगर वो मुखालफत मोल भी ले तो स्टेट बैंक के पास तो एक छोटी सी 2 नफलों की मार है कि इनकी तमाम एफर्ट को ज़ाया कर दे। वो 1 से 1.5% डिस्काउंट रेट बढ़ा देगा। बस 1% डिस्काउंट रेट के बढ़ने से आपका इंटरेस्ट पेमेंट जो बजट पे जिसका इम्पैक्ट होता है वो 200 बिलियन बढ़ता है। तो 300 बिलियन का आप टैक्स लगाकर इतनी बदनामी मोल ले मुल्क के अंदर में, और स्टेट बैंक का गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट में जब जारी कर रहा होता है 1.5% डिस्काउंट रेट बढ़ा देगा। खत्म हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरे पास चूँकि वक्त बड़ा महदूद रह गया, एक सवाल और भी है जो इससे हट के है लेकिन बात करना ज़रूरी है, और वो ये है कि अफराते ज़र जो है वो अब तकरीबन 13% हो गया है। तो ये जो स्टेट बैंक वाला मामला है, तो फिर अब मॉनेटरी पॉलिसी में आप क्या देखते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या मैं देखता हूँ, जो उसकी मर्जी आएगी करेगा गवर्नर। मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, अब इधर अफराते ज़र तकरीबन 13% तो हो गया है ना। देखिए, ये प्रेडिक्टेबल था। पिछले दिनों गालिबन 6 जून था, प्राइम मिनिस्टर के पास हमारी मीटिंग थी, मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग। अगर कोई जो मेंबर हजरात हैं हमारे ग्रुप के, वो आपका प्रोग्राम देख रहे हो या प्राइम मिनिस्टर देख रहे हो, तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने यही कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, यहाँ दिसंबर में 12.3% है, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये 13 होगा जनवरी में, और एग्जैक्टली 13 हुआ। तो ये तो एंटीसिपेटेड था, क्योंकि हमें ये पता था कि तेल की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी। जब बढ़ेंगी तो ये हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट ने, अगर आपको याद हो, कि कम किया था 4 या 5 रुपये पेट्रोल की कीमत, तो जिसकी वजह से वो 12.3 दिसंबर में रहा, वो उसी महीने में 13% हो जाता। लेकिन उसके बाद फिर हमने जो कीमतें बढ़ाई हैं, जिसकी वजह से जिसके ये नंबर आए हैं। अब मज़ीद अगर हमने तेल की कीमतें बढ़ानी है तो फिर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो 13% इन्फ्लेशन है ना, ये चंद आइटम की वजह से बढ़ा हुआ है। इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें हैं कुछ 56% बढ़ी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से गैस की कीमतें बढ़ी हुई हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है 40% के करीब। तो ये एनर्जी, इसको मैं अगर हर्फ आम में कहूँ कि दिस इज एनर्जी प्राइस लेड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन का भी थोड़ा बहुत रोल ज़रूर है, जिसमें आपके कुकिंग ऑयल है, घी है, मीट है, इसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं, काफ़ी 20% से ऊपर हैं। लेकिन बल्क जो है कंट्रीब्यूशन ये एनर्जी प्राइस की तरफ से आई है। अब आप बताएं कि डिस्काउंट रेट कर कोई स्टेट बैंक बढ़ा दे क्योंकि इन्फ्लेशन 13% हो गया है, तो क्या बिजली की कीमत हुकूमत कम कर देगी या इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत नीचे हो जाएगी? खुद आप फैसला करें ना। ठीक, देखेंगे इस इंटरेस्ट रेट जो है ये डिमांड साइड से जो प्रेशर आता है प्राइस को, उसको एड्रेस करने का ये इंस्ट्रूमेंट हिस्सा होता है। डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब। ये थे डॉक्टर इशफाक, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।